प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। देखिए, आरोह के गद्य खंड में ये दूसरा पार्ट है, बाजार दर्शन। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए, पहले इनका परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये उपन्यास है। और वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये कहानी संग्रह है। ठीक है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये विचार प्रधान निबंध संग्रह है। ठीक है। प्रमुख पुरस्कार मिले हैं इनको: साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से ये सम्मानित है। निधन हुआ इनका सन 1990 में। तो देखिए, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। ठीक है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। असमर्थ कौन है? जो होनी को मान लेता है कि होनी ही अंतिम सत्य है, जो होना होगा वही होगा, उसको ओढ़ करके मानो विवश होकर के बैठ जाता है कि मेरे करने से कुछ नहीं होता। जो हमारे भाग्य में है वही होगा। भाग्य के भरोसे जो बैठ जाता है, वही बोला असमर्थ है। ठीक है। तो बोला, भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, बल्कि हमें कुछ पुरुषार्थ करना है, कुछ कर्म करना है। ठीक है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, वो यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। वो बोला, यथार्थ की विकटता यानी कि होनी, जो भाग्य है उसकी विकटता से निरुत्साहित नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, अपने स्वप्नों को साकार करता है। स्वप्न क्या होते हैं? हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, जो हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में, वही हमारे स्वप्न है। एक स्वप्न तो सोए हुए में आते हैं, उन स्वप्नों की बात नहीं हो रही है। कौन से स्वप्न की बात हो रही है? जो हम जागृत आंखों से देखते हैं। जागृत आंखों से हम क्या देखते हैं? कि हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, उसको हम जो पाना चाहते हैं, वही हमारा स्वप्न है। बोलते हैं ना, मेरा स्वप्न पूरा हो गया, जो मैं चाहता था, है ना। तो स्वप्न के जिसने दर्शन किए हैं, जो स्वप्न को पा लेता है ना, वो उस यथार्थ की विकटता से बोला निरुत्साहित नहीं हो सकता। ठीक है। देखो, हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। तो प्रेमचंद जो कथा साहित्य के जनक माने जाते हैं, उनके बाद यदि किसी का नाम आता है तो जैनेन्द्र कुमार का आता है। तो हिंदी साहित्य को इनका बहुत बड़ा अवदान है, योगदान है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। तो कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी और उपन्यास ही आते हैं, है ना। क्योंकि वो एक स्टोरी रूप में होता है, एक कथा होती है, धारा प्रवाह रूप में होती है कहानी, और कहानी का एक विस्तृत रूप उपन्यास कहलाता है। कहानी तो एक विषय को लेकर के एक छोटी रचना होती है, जबकि उपन्यास पूरे समाज को लेकर के, पूरे राज्य को लेकर के लिखा जा सकता है। और उपन्यास के अंतर्गत वहाँ का सब कुछ, वहाँ की संस्कृति आ जाती है। और संस्कृति में वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ के रीति रिवाज, वो सब, और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की घटनाएं उसमें होती है। जरूरी नहीं मृत्यु पर्यंत तक हो, लेकिन अधिकतर ऐसे होती है। तो पूरे जीवन की जो घटना होती है वो उपन्यासों में आ जाती है, लेकिन कहानी में एक हिस्सा होता है जीवन का, और उपन्यास में पूरा जीवन होता है। ठीक है। तो यही अंतर है, और ये दोनों ही कथा साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो परख और सुनीता के बाद
1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है ना। गांधीवाद से काफी प्रभावित रहे हैं, उनके साथ काफी इनका योगदान है। ठीक है, अब देखो इनका यहाँ पर निबंध है। पीछे मैंने पहले बताया था, इस गद्य खंड के अंतर्गत अनेक गद्य विधाएं आएंगी। विधा मैंने प्रकार, गद्य के प्रकार। तो पहला पाठ जो हमने भक्तिन पढ़ा वो संस्मरणात्मक था, संस्मरण था एक। और जो हम बाजार दर्शन पढ़ रहे हैं यह निबंध है, तो निबंध विधा है। कुछ इसमें कहानियां भी आएंगी, है ना। तो पहला पाठ जो हमने पढ़ा वो संस्मरण था, और जो बाजार दर्शन हम पढ़ रहे हैं यह निबंध विधा है। ठीक है, तो बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पहले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है ना। बाजार दर्शन, उपभोक्तावाद और बाजार का क्या आपस में संबंध होता है। उपभोक्ता मैंने जो बाजार का उपभोग करता है, बाजार की वस्तुओं का उपभोग करता है, और बाजार मैंने जहां से हमें वो वस्तु उपलब्ध होती है। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, कैसे एक दूसरे से ये आकर्षित होते हैं, ये हम इस निबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। ठीक है, ये हम निबंध में पढ़ेंगे। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि बाजार तो हमें अनेक वस्तुओं से भरा हुआ मिलता है, और वो वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, है ना। तो हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और अनावश्यक खर्चा भी हम कर लेते हैं, और बाद में हमें पछताना पड़ता है ना। तो यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें, केवल जरूरी चीजों को ही हम बाजार से खरीदें, तब तो बाजार की सार्थकता हमारे जीवन में है। नहीं तो ये बाजार क्या कर लेगा, हमें लूट लेगा, है ना, हमारी जेब खाली कर देगा। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए, तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है ना। तो यदि हमारी इच्छाएं सीमित नहीं हैं, असीमित हैं, तो ये बाजार क्या कर देगा, हमें बेकार बना देगा, है ना। यदि हम असंतोष हैं तो हमारे जीवन में तृष्णाएं भर जाएंगी, यानी इच्छाएं, ईर्ष्या भर जाएगी, यानी कि दूसरों के देख करके जलन पैदा हो जाएगी कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास तो बहुत उपभोग की सामग्री है, मेरे पास तो बहुत सीमित है। तो ये बाजार हमें खोखला कर देगा, हमारा जीवन बेकार कर देगा। ठीक है, इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में, तो कहीं किस्सागो की तरह, यानी कहानी की तरह, है ना। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। ठीक है, तो ये तो थी उनकी जीवनी। अब हम पढ़ेंगे उनके निबंध पढ़ेंगे, तो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको समझने की कोशिश करें।